नमस्कार दोस्तों, जीरो टू हीरो सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों यह सीरीज़ जैसे कि मैंने बताया, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 माह के भीतर आपका डीजल मैकेनिक थ्योरी का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूँ, ठीक है? ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो और आप खुद से इसको जब पढ़ें तो आप बहुत ही बेहतर तैयारी कर पाएँ और इसके ऑब्जेक्टिव आप अटेंड कर पाएँ। शुरुआत करते दोस्तों, देर किए बिना हम पढ़ने वाले हैं आज बेरिंग और इसके बाद जो भी मतलब मैं आपको इसमें वो सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जो कि आ सकती है, जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये पूरी बुक है जो कि भारत स्किल में डली हुई है, कि ITI लेवल की बुक है, ठीक है, मैकेनिक डीजल की, जिसके है टेक्निकल इसका मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बेरिंग क्या होते हैं? बेरिंग आर यूज टू सपोर्ट रोटेटिंग कंपोनेंट। ठीक है, जो देखो बेरिंग मतलब सिंपल सी बात ये है दोस्तों, जो घूमने वाले कंपोनेंट को जो सपोर्ट करता है वह कहलाता है बेरिंग। ठीक है, बियर मतलब सहन करने वाला, बेरिंग मतलब सहने वाला। ठीक है, 4 प्रकार के होंगे: सेल बेरिंग, बुश बेरिंग, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग। ठीक है, सॉरी, यहाँ 4 प्रकार के नहीं और भी होते हैं: नीडल रोलर बेरिंग और टेपर रोलर बेरिंग। ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, बुश बेरिंग क्या होता है? बुश बेरिंग का सबसे पहले मटेरियल की बात कर लें दोस्तों। जो बुश बेरिंग होगा वो क्या होगा? कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, टिन, बेस मेटल। ठीक है, देखिए, कॉपर, लेड, टिन, एल्यूमिनियम, टिन, कॉपर, ठीक है, इन सब मटेरियल से बना होता है। ये मटेरियल दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, कि स्मॉल एंड की जो कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? बुश बेरिंग का प्रयोग करते हैं। बुश बेरिंग को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं दोस्तों। बुश बेरिंग जो रहता है ना, गोल रहेगा, ठीक है, बेलनाकार आकृति का रहता है, ठीक है, और यह 2 भागों में नहीं बना होता, एक ही भाग में बना होता है। इसको बोलते हैं हम बुश बेरिंग। ठीक है, आगे इसका डायग्राम में चर्चा करूंगा दोस्तों, जैसे डायग्राम देखेगा। ठीक है, अगला है बॉल बेरिंग। ठीक है, बुश बेरिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल देखो दोस्तों, मैं इस डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, जैसे ये इस प्रकार की संरचना जो रहेगी, यहाँ जैसे ये जो संरचना लगेगी कनेक्टिंग रॉड की, ठीक है, यहाँ पे जो गोल वाला जो पूरा बेलनाकार बेरिंग लगेगा, वो कौन सा बेरिंग होगा? आपका बुश बेरिंग। देखिए, ये बना हुआ है 7 नंबर का जो बना हुआ है दोस्तों, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड के डायग्राम में, ये क्या है? बुश बेरिंग। ठीक है, बुश बेरिंग की आकृति ऐसी सोचिए, ये बुश बेरिंग है और नीचे आपको ये दिख रहा है 6 नंबर वाला। ठीक है, ये 7 नंबर वाला बुश बेरिंग हो गया और 6 नंबर वाला जो है दोस्तों, ये है सेल बेरिंग। 2 भागों में बना होता है। ठीक है, आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे, सेल बेरिंग भी आपको आएगा। ठीक है, बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग क्या होते हैं दोस्तों? जो बॉल बेरिंग में क्या होगा? बॉल बेरिंग जो होते हैं वो रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है? एक इनर रेस होती है और एक आउटर रेस होती है। देखिए, जो 2 नंबर दिखा रहा है वो क्या है? इनर रेस है, और 3 नंबर दिखा रहा है ये आउटर रेस है। मतलब ये 2 प्रकार के परत है, और इनके बीच में 4 नंबर जो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? बॉल। इनके बीच में क्या डाल दी जाती है? बॉल। ठीक है, ये बॉल क्या करती है? घर्षण को कम करती है। ये होता है आपका बॉल बेरिंग। ठीक है, अभी बॉल बेरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है आपको कहाँ पे? जहाँ रेडियल लोड और एक्सियल लोड का यूज होता है। अब रेडियल लोड और एक्सियल लोड क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको यहीं क्लियर कर दूं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है एक डायग्राम छोटा सा। ये देखिए, अगर ये बेरिंग ऐसा है और ये लोड ऊपर से लग रहा है, इसमें इस प्रकार से जैसा एरो दिखा रहा है, इस प्रकार से लोड अगर लग रहा है, तो ये लोड कहलाता है आपका कौन सा? रेडियल लोड। कौन सा लोड कहलाता है? ये रेडियल लोड कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से अगर इसके अक्ष के समानांतर, ये ठीक है, अक्ष के समानांतर जो लोड लगता है, जो एरो में दिखा रहा हूँ, ये वाला जो लोड कहलाता है, ये लोड क्या कहलाता है? एक्सियल लोड, या इसे हम थ्रस्ट लोड भी कहते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बॉल बेरिंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? फाइनल ड्राइव, फ्लाई व्हील, वाटर पंप, इन सब में हम बॉल बेरिंग का उपयोग करते हैं। नीडल रोलर बेरिंग क्या होगा? नीडल रोलर बेरिंग भी बॉल बेरिंग के समान ही होता है, बस इसमें अंतर इतना रहता है कि इसमें बॉल की जगह क्या लगाए होते हैं? रोलर लगे होते हैं। ठीक है, रोलर जैसी आकृति लगी हुई होती है। 7 नंबर में आपको जो दिखा रहा है, ये क्या होते हैं? रोलर होते हैं। रोलर क्या होगा? बेलनाकार आकृति के ये बने होते हैं। ठीक है, अगला है आपका नीडल रोलर बेरिंग में क्या होंगे? ये नीडल रोलर बेरिंग जो होगा, इसमें जो रोलर होंगे, इनकी लंबाई कैसी होती है? नीडल अर्थात होता है सुई, सुई की तरह समान पतले होंगे। ठीक है, और रोलर बेरिंग तो आपको मैं बता चुका हूँ। रोलर बेरिंग क्या होगा? रोलर होगा। और नीडल रोलर बेरिंग क्या होंगे? जिसमें यदि रोलर का आकार बहुत पतला है तो वो कहलाएगा आपका नीडल रोलर बेरिंग। ठीक है, आगे बात करें हम टेपर रोलर बेरिंग, तो इसमें याद रख लीजिए दोस्तों, टेपर रोलर बेरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डिफरेंशियल असेंबली में किया जाएगा या गियर बॉक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। टेपर रोलर बेरिंग इस प्रकार के बने होते हैं। ठीक है, ये बना हुआ टेपर है ये, और टेपर रोलर बेरिंग बने हुए हैं, इनका प्रयोग डिफरेंशियल में या गियर बॉक्स में किया जाएगा। ठीक है, अब इंजन बेरिंग की कुछ इंजन बेरिंग भी वही होंगे जो मैंने बताया। ये जो बेरिंग होते हैं, इंजन बेरिंग में क्या होगा फर्क दोस्तों? इंजन बेरिंग में जो बेरिंग होते हैं ना, अधिकतर सेल टाइप के बेरिंग होते हैं और बुश टाइप के होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको डायग्राम में, बुश टाइप का बेरिंग कैसा होता है और सेल टाइप का बेरिंग कैसा होता है। ठीक है, उस प्रकार के बेरिंग हम इंजन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड और कैम सॉफ्ट में भी इस प्रकार के बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड, कैम सॉफ्ट और क्रैंक सॉफ्ट, इनमें सब में कौन से बेरिंग होंगे? आपके सेल टाइप बेरिंग होंगे या बुश टाइप बेरिंग का प्रयोग किया जाएगा।
जाएगा। ठीक है, सेल बेरिंग मैंने बताया था दोस्तों 2 भागों में बने होते हैं, वो बेरिंग कहलाते हैं आपके सेल बेरिंग कहलाते हैं। ठीक है, अभी कुछ बेरिंग की प्रॉपर्टीज है जो कि कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फटिग स्ट्रेंथ क्या होती है? फटिग स्ट्रेंथ क्या होगी? ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बेरिंग टू विथस्टैंड हाई लोडिंग विदाउट बीइंग क्रश्ड। आप इसको सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि बेरिंग के खराब हुए बिना, ठीक है, बिना खराब हुए ज्यादा से ज्यादा भार को सहन करने की क्षमता क्या कहलाएगी? उसकी फटिग स्ट्रेंथ कहलाएगी। कंफर्मेबिलिटी मतलब क्या होगा? सिंपल सा बात है, अनुरूपता। अनुरूपता ही को क्या बोलते हैं? कंफर्मेबिलिटी बोलते जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बेरिंग की जो पेरेंट सरफेस है, पेरेंट सरफेस क्या होगी? जहां बेरिंग लगाया जा रहा है, जहां बेरिंग फिट किया जा रहा है, वहां पे अगर बेरिंग को लगाया जाता है तो वो उसका आकार ले ले, उसके अनुरूप हो जाए, यही गुण क्या कहलाता है? आपका कंफर्मेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है आपका? एम्बेडेबिलिटी। एम्बेडेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन थोड़े शब्द इनके ऐसे ही हैं। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो बेरिंग होता है वो क्या होगा, यदि कोई डर्ट आ गया या कोई भी डर्ट या यदि कोई चीज आ गई, कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, तो ये कैसे कर ले? एब्जॉर्व कर ले उसको। ठीक है, एब्जॉर्व कर ले और उसकी वर्किंग सरफेस में कोई भी उसका फर्क ना पड़े। अगला है आपका सरफेस एक्शन। सरफेस एक्शन से मतलब क्या है दोस्तों? बेरिंग जो होता है, बेरिंग इस प्रकार का होना चाहिए इसमें सेल्फ लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी हो, मतलब उसमें घिसाव कम से कम हो, और वो जो पेरेंट मेटल है, मतलब जिसमें बेरिंग काम कर रहा है, ठीक है, जैसे अगर बात करें, अगर आपका क्रैंकशाफ्ट बेरिंग की बात करें, तो क्रैंकशाफ्ट बेरिंग में क्या हो जाएगा? क्रैंकशाफ्ट का जो मेन जर्नल है वो, और आपके जो वेब बनी हुई है क्रैंक केस में, ठीक है, उन दोनों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इस प्रकार का ये मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ लुब्रिकेट मेटल होना चाहिए। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? आप जानते हो, बेरिंग का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करे, आसानी से जिससे हीट कैसी हो, बाहर चले जाए। ठीक है, अब वेबेट जो आपके बेरिंग मटेरियल उनकी बात कर लें दोस्तों, तो देखिए आप क्या करिए, आपको अब कंफ्यूजन हो गया भाई किसमें कौन सा बेरिंग होता है, कौन सा धातु होता है, तो आप इन मटेरियल को याद कर लीजिए। ठीक है, इन सारे मटेरियल के, जैसे टिन बेस वेबेट, लेड बेस वेबेट, कैडमियम निकल और सिल्वर एलॉय, कॉपर लेड एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय, सिल्वर लेड, इनको आप कर लीजिए, कहीं लिखकर याद कर लीजिए कि भाई बेरिंग में ये मटेरियल यूज होते हैं। ठीक है, तो जब आपको ऑब्जेक्टिव आए तो इनमें से जो मटेरियल आपको दिखे आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, ये है बेरिंग स्प्रेड एंड बेरिंग क्रैश। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए, बेरिंग स्प्रेड और बेरिंग क्रैश क्या होता है, बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखो भैया, बेरिंग जब आप लगाओगे काय में, सरफेस में, बेरिंग सरफेस में लगाओगे, तो हमारा पर्पस क्या है कि जो बेरिंग होना चाहिए वो पूरी तरह से कांटेक्ट में रहे, फुल कांटेक्ट में रहे, किसके? जो पेरेंट बोर है, मतलब जहां पे ये लगाया जा रहा है उससे पूरी तरह से कांटेक्ट में रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, जो बेरिंग का साइज है, जो उसका जो पेरेंट होल है या जो पेरेंट जहाँ पे वो लगाया जा रहा है, उससे 0.05 इंच से 0.020 इंच तक क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देते हैं। नाम ही है बेरिंग स्प्रेड और क्रश। ठीक है, ऐसा बढ़ा देने से क्या होता है, जब हम इसको प्रेस फिट द्वारा लगाते हैं, मतलब जब इसमें वजन आता है, वेट आता है, तो यह जो उसकी पेरेंट सरफेस है उसमें पूरी तरह से फैल जाता है, और पूरी तरह से फैलता ही मतलब पूरी तरह फैलने से मेरा मतलब है दोस्तों पूरी तरह से बैठ जाएगा उसमें। ठीक है, उसी को बोलते हैं बेरिंग स्प्रेड और बेरिंग क्रश। ठीक है, ये आप इनको अमाउंट याद रख लीजिए, 0.004 इंच से 0.008 इंच तक ये बेरिंग क्रश दिया जाता है। ठीक है, कैम सॉफ्ट बुशिंग, जैसे मैंने बताया था, ये कैम सॉफ्ट होगा वो क्या होता है, जो कि आपके वाल्वों को चलाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, बुश टाइप का बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्मॉल एंड बेरिंग, तो स्मॉल एंड बेरिंग में भी बुश टाइप की बेरिंग का प्रयोग किया जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, बेरिंग के सपोर्ट के मतलब बेरिंग के प्रकारों की बात करेंगे। ठीक है, तो बेरिंग के 3 प्रकार के हो जाएंगे आपके यहाँ पे, रेडियल और जनरल बेरिंग। ठीक है, रेडियल और जनरल बेरिंग क्या होगा, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका बेरिंग इस प्रकार का लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार का लगा हुआ है जिसमें ऊपर से लोड आ रहा है, रेडियल लोड जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार का बेरिंग कहलाता है आपका रेडियल बेरिंग कहलाता है। ठीक है, पीवोट और फुट स्टेप बेरिंग ये देखा लगा हुआ है, जिसमें साफ्ट जो घूम रहा हुआ साफ्ट कैसा होता है, लंबवत होता है, वर्टिकल डायरेक्शन होता है, वो कहलाएगा फुट स्टेप या पीवोट बेरिंग। और थ्रस्ट बेरिंग या थ्रस्ट कॉलर बेरिंग। अब थ्रस्ट क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी बताया था, फिर से देखिए आप डायग्राम में, अगर आपका लोड इस प्रकार से लग रहा है बेरिंग में, ये बेरिंग है और आपका लोड इस प्रकार से लग रहा है एरो की दिशा में, ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका थ्रस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के थ्रस्ट या कॉलर बेरिंग की जाती इस प्रकार की होती है, देखिए कॉलर बने हैं, क्योंकि यदि इधर से थ्रस्ट आएगा तो इसको सहन कर सकता है। बेरिंग फेलियर की तो मैंने बताया, फटिग फेलियर में क्या हो जाता है, बेरिंग में यदि इसकी कुछ धातु निकल गई, फटिग फेलियर मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोडिंग के कारण बहुत ज्यादा वजन आगे हो गया, तो उसका जो मटेरियल होगा बेरिंग का वो थोड़ा सा निकल जाएगा, वो कहलाता है आपका
फटिक फेलियर हो जाएगा। फॉरेन मैटर, अब देखिए अगर आपको कोई डस्ट पार्टिकल यदि आ गया है बेरिंग सरफेस में, ठीक है, तो क्या होगा, वो डस्ट पार्टिकल के कारण इसकी जो पेरेंट सरफेस है और जो बेरिंग है वो दोनों खराब हो सकते हैं। तो ये भी अब क्या है, बेरिंग का एक दोस्त है। इम्प्रॉपरली सिटेड बेरिंग, इम्प्रॉपरली सिटेड बेरिंग में क्या होगा दोस्तों, अच्छे तरीके से फिट नहीं किया गया है तो वो क्या कर सकता है, सील उसमें सिटिंग सही से नहीं होगी तो वो खराब हो सकता है बेरिंग, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड मिसअलाइनमेंट के कारण भी बेरिंग खराब होंगे, कनेक्टिंग रॉड का मिसअलाइनमेंट हुआ। शिफ्टेड बेरिंग कैप, शिफ्टेड बेरिंग कैप मतलब ये क्या होगा, ये व्यक्ति जो बेरिंग को फिट कर रहा था उसने क्या करा, तरीके से फिट नहीं करा तो बेरिंग की कैप कैसी हो गई, शिफ्ट हो गई, मतलब आगे पीछे हो गई, तो भी बेरिंग खराब होगा। अब इसका फुल फॉर्म याद रख लेना दोस्तों बस, ठीक है। PTFE, ये है इसका PTFE का फुल फॉर्म, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइल। ये क्या है, एक प्रकार का बेयरिंग इंसर्ट है। बेयरिंग इंसर्ट मतलब क्या होगा दोस्तों, इंसर्ट से आप सिंपल सी बात याद रखिए, जहां पे आपको इंसर्ट वर्ड दिखाई दे ना, ये जैसे ये लिखा हुआ इंसर्ट, ठीक है, ये इंसर्ट वर्ड लिखा हुआ ना आपका, जहां जहां आपको इंसर्ट वर्ड दिखाई दे, ठीक है, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट का मतलब ये होता है कि अपन ने एक अलग से चीज लगाया है, कोई जो आपका पेरेंट मटेरियल है जो बेस है उसमें आपने अलग से इंसर्ट लगा दिया है ताकि इसमें घिसाव आदि ना हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंसर्ट। तो एक प्रकार का प्लास्टिक है और प्लास्टिक का ये इंसर्ट है जो बेरिंग में लगाया जाता है। बेरिंग के दोस्त ये भी बता चुके हैं हम। एज वियर मतलब उसके किनारे घिस गए हैं तो क्लियरेंस सही से नहीं दिया गया है। स्कोर या स्क्रैच मतलब घिसाव हो गया है, ठीक है, तो क्या हो गया, यदि इस व्यक्ति ने सही तरीके से काम नहीं किया, बैड वर्कमैनशिप मतलब अच्छी तरह से इसका रखरखाव नहीं किया गया है, इस कारण से। ओवर हीटिंग मतलब लुब्रिकेशन सही से नहीं है। कैविटेशन और इरोशन मतलब क्या हो गया, जो अच्छे तरह से अंदर फिट नहीं किया गया है और अंदर का जो मटेरियल है वो कैसा है, खराब है, तो मटेरियल निकल गया तो हाँ कैविटी बन जाएगी या क्या हो जाएगा, घर्षण हो जाएगा, ठीक है। कोरोजन वही है, कोरोजन मतलब जंग का लग जाना, ठीक है, वाटर आ गया तो लग जाएगा, ठीक है। क्रैक हो सकते हैं, ठीक है, क्रैक और फिटिंग हो सकती है, ये क्या हो सकते हैं, मेटल के प्रॉब्लम के हैं, ठीक है, मेटल की जो कमी है उसके कारण से ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट बैलेंसिंग, ठीक है, ये यहाँ से आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट आप चालू होते हैं, यहाँ से तो आपको क्वेश्चन बनेगा ही, आपको हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए। और लास्ट टाइम टीओ के डीजल मैकेनिक एग्जाम में फायरिंग ऑर्डर से एक क्वेश्चन आया हुआ था, 4 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर पूछा था, ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बैलेंसिंग ऑफ द क्रैंकशाफ्ट क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट की बैलेंसिंग से क्या तात्पर्य, ठीक है। देखो दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट देखो, प्रत्येक पावर जो इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। केवल पावर स्ट्रोक में ही होता है कि हमें पावर प्राप्त होगी, बाकी स्ट्रोक कैसे होते हैं, खाली जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब पावर स्ट्रोक में पावर मिलेगा तो केवल एक बार पावर मिलेगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस चलाना होता है, ठीक है, बैलेंस चलाना होता है ताकि इंजन में वाइब्रेशन कम हो, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन किस कारण से होगा, आपका वाइब्रेशन होगा यदि बैलेंस अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यदि वजन जो है अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो क्या होगा, इनबैलेंस होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके अपनाते हैं, ठीक है। एक होता है पावर बैलेंस, ठीक है, पावर बैलेंस मतलब हम पावर बैलेंस से सीधी सी तात्पर्य है फायरिंग ऑर्डर से। और मैकेनिकल बैलेंस, मैकेनिकल बैलेंस में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल बैलेंस में हम क्या करते हैं, काउंटर वेट आदि लगा देते हैं ताकि इंजन को क्या हो सके, अच्छी तरह से बैलेंस हम कर सकें, ठीक है। ये मैंने दोनों को, मैकेनिकल बैलेंस और पावर बैलेंस को आपको आसान शब्दों में समझा दिया। अब फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। द सीक्वेंस ऑफ पावर इम्पल्स ऑकर इन एन इंजन, ठीक है, क्या होगा, इंजन में जो फायरिंग होगी, ठीक है, इंजन में जैसे सिलेंडर होते हैं दोस्तों, इनलाइन सिलेंडर में 1 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, इनमें जो पावर स्ट्रोक आने का क्रम है वही क्या कहलाता है, आपका फायरिंग ऑर्डर। जब जिस इंजन में कौन से नंबर के इंजन में फायरिंग होगी वही उसका क्या है, फायरिंग ऑर्डर है, ठीक है। क्या होगा, देखिए, फायरिंग ऑर्डर इज शोन बाय द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ सिलेंडर इन विच सिलेंडर डिलीवर देयर पावर स्ट्रोक, मतलब जिस सिलेंडर में पावर हो रहा है उसको हम गिना जाएगा। जैसे 3 सिलेंडर की बात करें तो 1 3 2, अर्थात इसमें पहले नंबर में फायरिंग होगी, पहले नंबर के सिलेंडर फायरिंग के बाद तीसरे नंबर के सिलेंडर फायरिंग होगी, फिर दूसरे नंबर में होगी। ऐसे 4 सिलेंडर का है 1 3 4 2, ठीक है, या तो ये पिछले बार यही वाला पूछा गया था। 5 सिलेंडर होगा 1 3 5 4 2, ठीक है। 6 सिलेंडर का 1 5 3 6 2 4, ठीक है। अब दोस्तों आप याद कैसे करना है इनको, आप इनको पेयर में याद कर लीजिए। जैसे इंजन 8 सिलेंडर इनलाइन इंजन का क्या हो जाएगा, 18 73 65 42। आप सोचेंगे आपकी सर याद कैसे करें, देखो थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, नौकरी चाहिए, लाखों लोगों के बीच में आपको आगे निकलना है, लाखों लोगों के बीच में आपको एक नौकरी निकालना है, तो आपको उनसे ज़्यादा एफर्ट डालना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर आपको याद हो जाते हैं, कुछ खास लोगों के खास मोबाइल नंबर आपको हमेशा याद हो जाते हैं, एक ही बार में याद हो जाते हैं, कई बार तो सुनते ही साथ याद हो जाते हैं। तो भैया इसी प्रकार के इन नंबरों को भी खास मानिए और इनको बैठ के लिख के कोशिश करके याद कीजिए, ठीक है।
तभी ये याद हो पाएंगे, ठीक है, अन्यथा आपको थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 8 सिलेंडर का और V8 इंजन का, ठीक है। चूंकि नेवी की बुक है दोस्तों, इसमें जो फायरिंग ऑर्डर लिखा हुआ है ये सही माना जाएगा, ठीक है। ये सही होते हैं तो आप इनको कम से कम इतने तो याद कर रख लेना, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 5 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर और 8 सिलेंडर V इंजन, इतने तो याद कर ही लीजिए, ठीक है। बाकी आप करे ना करें लेकिन मिनिमम इतने तो कर ही लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनेंगे क्वेश्चन चर्चा करते हैं। दी फ्लाईव्हील स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। अब क्या होगा, मैंने बताया 4 स्ट्रोक में एक बार, 4 स्ट्रोक हैं इसमें, केवल एक बार पावर स्ट्रोक में हमको पावर मिलती है। तो फ्लाईव्हील क्या करता है, फ्लाईव्हील कुछ नहीं होता है, एक आपका हैवी व्हील होता है, ठीक है। ये दिखा हुआ आपका फ्लाईव्हील, ठीक है। ये एक हैवी व्हील होता है, धातु का बना, ठीक है, धातु का बना फ्लाईव्हील होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जब पावर स्ट्रोक होता है तो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है, एज अ काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसको स्टोर कर लेता है एनर्जी को। और जो खाली स्ट्रोक रहते हैं, एग्जॉस्ट, सक्शन और कंप्रेशन, उस समय इस एनर्जी को दे देता है, ठीक है। अब कहाँ लगा होता है फ्लाईव्हील, क्या होता है, जो लगा होता है, जो आपका क्रैंक शाफ्ट है उसके पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील लगाया जाता है, ठीक है। और फ्लाईव्हील में एक और खास बात यह है दोस्तों, फ्लाईव्हील जो होता है क्लच की माउंटिंग सरफेस होती है, मतलब इस फ्लाईव्हील के बाद ही क्लच, फ्लाईव्हील में ही क्लच प्लेट आके लगती है, या क्लच प्लेट आके टच एंगेज और डिसएंगेज होती है, जिससे आगे पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो फ्लाईव्हील का ये भी एक काम है, ठीक है। जैसे मैंने बताया रियर लगा होता है, क्रैंकशाफ्ट के पिछले बार में लगा होता है, ठीक है। अब इस फ्लाईव्हील में क्या लगा होता है, फ्लाईव्हील में एक लार्ज रिंग गियर लगा होता है, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है ना दोस्तों, ये रिंग गियर है, ठीक है। ये रिंग गियर लगाने से क्या होगा, ये रिंग गियर लगाने का उद्देश्य ये है कि जब स्टार्टर मोटर होती है, जब इंजन को स्टार्ट करना होता है तो स्टार्टर मोटर इसी रिंग गियर से आके जुड़ती है और फ्लाईव्हील को घुमाती है। फ्लाईव्हील घूमती है तो क्रैंकशाफ्ट घूमता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रैंकिंग। क्रैंकशाफ्ट को घुमाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रैंकिंग बोलते हैं। और क्रैंकिंग जब होती है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द साइज ऑफ द फ्लाईव्हील किस पे डिपेंड करेगा, जो फ्लाईव्हील का साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके नंबर ऑफ सिलेंडर और इंजन की डिजाइन पे डिपेंड करता है। अब टाइमिंग मार्क ऑन फ्लाईव्हील, देखो ये आपको एक टाइमिंग मार्क दिख रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर, ये क्या है आपका टाइमिंग मार्क। मैं आपको आसान शब्द में बताता हूँ दोस्तों। जब इंजन को क्या करते हैं हम, इंजन को ना, जब इंजन की ओवरहॉलिंग करते हैं, इंजन को खोलते हैं, ठीक है, तो इन्हें पुनः, जब इंजन को खोल दिया जाता है और पुनः फिट कर दिया जाता है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, टाइमिंग सेट करनी पड़ती है। टाइमिंग मतलब देखिए, जैसे मैंने बताया था, हमने वॉल्व टाइमिंग पढ़े थे कि भैया जब क्रैंक शाफ्ट की किस पोजीशन पे फायरिंग स्ट्रोक होगा, कब कब इंजन, कब इनलेट वाल्व खोलेगा, कब एग्जॉस्ट वाल्व खोलेगा, कब आपकी स्पार्क प्लग चिंगारी देगा, या डीजल इंजन है तो आपका जो पंप है, सॉरी जो इंजेक्टर है वो इंजेक्ट करेगा। यह टाइमिंग डिसाइड किसके द्वारा होती है, टाइमिंग मार्क के द्वारा डिसाइड होती है। ये टाइमिंग मार्क जनरली क्या दिखाता है, इस पोजीशन में जब भी ये टाइमिंग मार्क जो फ्लाईव्हील में बना हुआ होता है, अब कैसे बताएंगे, ये होगा आपका फ्लाईव्हील, एक फ्लाईव्हील में आपको एक मार्क लगा होगा और एक कहीं इंजन के स्टेशनरी भाग जो कि स्थायी रहता है उसमें एक मार्क लगा होगा। अधिकतर जब ये दोनों मार्क सामने होते हैं, इसका मतलब ये होगा कि पिस्टन कहाँ पे है, पिस्टन आपके टॉप डेड सेंटर पे है। यह टाइमिंग मार्क बताता है। उस अनुसार से हम क्या कर लेते हैं, इंजन की टाइमिंग को आगे एडजस्ट कर लेते हैं। बात करें वाइब्रेशन डैम्पर, जैसा नाम वैसा काम। वाइब्रेशन डैम्पर अर्थात क्या कर रहा है, ये वाइब्रेशन को कम कर रहा होता है। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है और वो यह है कि वाइब्रेशन डैम्पर कहाँ लगा होता है। ये क्रैंकशाफ्ट के अगले सिरे पर, मतलब पहले सामने वाले सिरे पर ये लगा होता है वाइब्रेशन डैम्पर, ठीक है। इससे क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट की लाइफ आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। ये दो, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, नाम बस याद रख लीजिएगा, रबर फ्लोटिंग टाइप और क्लच एंड रबर बुश डैम्पर टाइप, ठीक है। 2 प्रकार के ये होते हैं। इनका काम क्या है, आपका वाइब्रेशन को रोकना, ठीक है, अगले सिरे में लगे रहेंगे। टाइमिंग गियर की बात करें, टाइमिंग गियर 2 प्रकार की होगी, टाइमिंग गियर ड्राइव, टाइमिंग चेन ड्राइव, और एक और मैंने बताया था आपको बेल्ट ड्राइव। तो यहाँ हम 2 की बात करेंगे। टाइमिंग गियर ड्राइव में आपको क्या याद रखना है, यदि दोनों गियर कैसे, मतलब दोनों कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट, एकदम क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट, इन दोनों के बीच में ही टाइमिंग दी जाती है, ठीक है। यदि दोनों आप एकदम समीप में, एकदम आसपास हैं, तो उसमें हम किसका, गियर ड्राइव का यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें देखो आपको इसमें भी टाइमिंग मार्क लगा हुआ है। ये कब होगा, जब इंजन एक बार ओवरहॉल हुआ, आपने दोनों को लगाया, तो जब हम इसको मिलाते हैं वापस, तो टाइमिंग मार्क के अनुसार ही दोनों इंजन को फिट करते हैं। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वॉल्व टाइमिंग अरेंज नहीं हो पाएगी। इसलिए वॉल्व टाइमिंग को अरेंज करने के लिए ही टाइमिंग मार्क दिया जाता है। गियर ड्राइव जो होती है उसमें याद रखना, गियर ड्राइव में हमेशा, चूंकि इसमें आइडल गियर यूज नहीं करते, इसलिए कैम शाफ्ट के ठीक अपोजिट दिशा में घूमता है, ठीक है। और मैं पहले जो बता चुका हूँ कि कैम शाफ्ट की स्पीड जो होती है घूमने की, वो क्रैंक शाफ्ट की स्पीड की आधी होती है, ठीक है।
ये है चैन ड्राइव। चैन ड्राइव का उपयोग करेंगे जब कैसा हो, दोनों शाफ्ट कैसा हो, दोनों मतलब दोनों शाफ्ट के बीच की दूरी, कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के बीच की दूरी अधिक हो, ठीक है। और चैन ड्राइव में क्या होता है, दोनों एक ही दिशा में घूमते हैं, ठीक है, मतलब दोनों एक ही दिशा में गति करते हैं, ठीक है। आगे बात करें क्लच की, तो क्लच क्या होता है दोस्तों, क्लच एक पार्ट है जो कि क्या करता है, एक मैकेनिकल पार्ट है जो कि पावर को ट्रांसमिट करता है और रोकता है, मतलब पावर को ऑन ऑफ, जैसे अपनी बटन काम करती है कि पावर ऑन ऑफ करने के लिए, इसी प्रकार ये जो क्लच होता है एक दो शाफ्ट के बीच में पावर को ट्रांसमिट करता है और रोकता है, करता है और रोकता है। जब आपको जरूरत है पावर ट्रांसमिट की, तभी इसको ऑन, क्लच को एंगेज कर दे तो पावर ट्रांसमिट होने लगती है। जब पावर ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है तो आप क्लच पेडल दबा देते हैं तो पावर ट्रांसमिट होना रुक जाता है, ठीक है। अब देखो ये कहाँ लगा होगा, देखो ये लगा होता है जो क्लच होता है, ये कहाँ लगा होगा, आपका फ्लाई व्हील के बाद लगा होता है, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील होता है वो क्लच के जो क्लच के लिए जो क्लच प्लेट है उसके लिए कॉन्टेक्ट सरफेस भी प्रदान करता है, ठीक है। फिक्सन क्लच, अब फिक्सन क्लच कहते हैं, फिक्सन क्लच क्या होगा, देखो क्लच क्या होगा, मैंने बताया आपको पावर ट्रांसमिट को करने वाला और रोकने वाला डिवाइस है, ठीक है। अब इसके द्वारा पावर ट्रांसमिशन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, सबसे पहले डिपेंड करेगी कॉन्टेक्ट एरिया, क्लच प्लेट का जो कॉन्टेक्ट एरिया ये दिखाई है आपकी क्लच प्लेट, इसकी कॉन्टेक्ट एरिया पर डिपेंड करेगी। कोफिशिएंट ऑफ फिक्सन मतलब इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है उसके कोफिशिएंट ऑफ फिक्सन मतलब उसके घर्षण गुणांक पर डिपेंड करेगी। जो स्प्रिंग का प्रेशर, ये स्प्रिंग का प्रेशर मतलब दो जो पार्ट है उनको आपस में जो चिपका कर रखा है, प्रेशर कौन दे रहा है, वो स्प्रिंग का प्रेशर उस पर डिपेंड करेगी, और नंबर ऑफ क्लच प्लेट पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपके क्लच के टाइप दिया हुआ है। सिंगल प्लेट क्लच मैं सभी को यहीं पे क्लियर कर दूंगा, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, ड्यूअल क्लच, ड्राई क्लच, कॉर्न क्लच, टॉक क्लच, डायफ्राम स्प्रिंग क्लच और फ्लूइड क्लच। जैसा नाम है सिंगल प्लेट क्लच, इसका आकार बड़ा होगा और इसमें केवल एक ही क्लच प्लेट का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब क्लच में सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। क्लच में हमेशा आपको ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर इसमें सवाल पूछता है दोस्तों, ठीक है। ड्राइविंग मेंबर क्या होंगे और ड्रिवन मेंबर क्या होंगे, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जो क्लच कवर क्या लगा होगा, फ्लाई व्हील में लगा होता है क्लच कवर और प्रेशर प्लेट, ये क्या है, ड्राइविंग मेंबर है, मतलब ये किसके साथ घूमते हैं, फ्लाई व्हील के साथ घूमते हैं। और जो क्लच प्लेट होती है, और ये प्रेशर प्लेट, क्लच कवर, ये क्या है आपके ड्राइविंग मेंबर, ये किसके साथ घूमेंगे, आपके फ्लाई व्हील के साथ घूमेंगे। जबकि जो आपकी क्लच प्लेट है ये क्या है, आपकी ड्रिवन मेंबर, ठीक है। ये कैसी है, ड्रिवन मेंबर, मतलब ये चलाए जाने वाला मेंबर है। जब हम क्लच पेडल मतलब जब क्लच एंगेज पोजीशन में होता है तो फ्लाई व्हील से यह क्लच प्लेट जुड़ती है, और ये क्लच प्लेट में क्या होते हैं, हब बने होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये क्लच में क्या होता है, क्लच प्लेट में हब बने होते हैं, ये किस में लगे होते हैं, गियर बॉक्स की स्प्लाइन शाफ्ट, ये देखिए जो क्लच प्लेट दिख रही है बीच में लगा हुआ है हब, ये गियर बॉक्स की स्प्लाइन शाफ्ट जो होती है ना, गियर बॉक्स की स्प्लाइन शाफ्ट उसके साथ लगी हुई होती है। तो आपको क्या याद रखना है, जो क्लच प्लेट है वो ड्रिवन मेंबर है, और कहाँ लगी होती है, आपकी गियर बॉक्स की शाफ्ट में लगी होती है, स्प्लाइन शाफ्ट में। जबकि आपकी प्रेशर प्लेट और कवर प्लेट ये क्या होते हैं आपकी, ये होते हैं ड्राइविंग मेंबर जो कि फ्लाई व्हील के साथ जुड़े होते हैं, आपको डायग्राम में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब क्लच प्लेट कैसी होती है, क्लच प्लेट में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ टॉर्क प्लेट एंड फ्रिक्शन मटेरियल। देखो जो बीच वाला भाग है दोस्तों, वो कहलाती है आपकी टॉर्क प्लेट, ठीक है। यह स्टील की बनाई जाती है, स्टील बेस अलॉय की बनाई जाती है अधिकतर, ठीक है। और इसमें लगी होती है, जो बाहर लगा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है 15 नंबर का जो भाग दिखा रहा है, ये क्या है, क्लच लाइनिंग, ठीक है। इसे बोलते हैं क्लच लाइनिंग, मतलब फ्रिक्शन मटेरियल होता है जो कि घर्षण करता है, ठीक है, घर्षण करने वाला मटेरियल होता है। और जब अपन बोलते हैं ना क्लच प्लेट जल गई, ठीक है, तो अधिकतर क्या होता है, जो क्लच लाइनिंग होती है यही जल जाती है, ठीक है, यह जल जाती है, गलत तरीके से ड्राइविंग करने के कारण यह जल जाती है, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़े, ठीक है। अब बीच में होता है डैम्पर स्प्रिंग, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी जो 17 नंबर का दिखा रहा है इसको टॉर्क स्प्रिंग या डैम्पर स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, टॉर्क स्प्रिंग या डैम्पर स्प्रिंग, ये क्या करता है, जो क्लच जब एंगेज होता है तो झटका आता है, उसको सहन करने के लिए ये काम करता है, इसको बोलते हैं अपन डैम्पर स्प्रिंग, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लच प्लेट के बारे में जानकारी, ठीक है। क्लच लाइनिंग, क्लच की जो टॉर्क प्लेट है इसमें किसके द्वारा लगी होती है, रिवेट द्वारा लगी होती है, काय के द्वारा, रिवेटिंग की गई होती है, रिवेट द्वारा ये लगी हुई होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मल्टीप्लेट क्लच, जिसमें एक से अधिक प्लेट होगी वो होगा मल्टीप्लेट क्लच। टॉर्क, हम जो टू व्हीलर वाली हैं इसमें हम मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है ड्यूअल क्लच, ड्यूअल क्लच में मतलब एक की जगह 2 क्लच प्लेट होंगी, ठीक है। ड्राई एंड वेट क्लच, ये याद रख लीजिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ड्राई एंड वेट क्लच, देखो यदि आपकी क्लच प्लेट जो होगी वह गीली चलेगी, अर्थात मतलब जिसमें यदि ऑयल है तो वो क्या कहलाएगा, आपका
वेट क्लच, और यदि ऑयल नहीं प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा ड्राई क्लच। ठीक है, यदि ऑयल का प्रयोग होगा तो क्लच प्लेट कैसे गीली चलेगी ऑयल से, तो यह हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वेट क्लच, वेट मतलब गीला। और ड्राई क्लच कब होगा, यदि आपकी प्लेट सूखी हुई चल रही है तो क्या कहलाता है आपका ड्राई क्लच। ठीक है, वेट क्लच का प्रयोग अधिकतर हैवी ट्रैक्टर और अर्थ मूविंग मशीन में किया जाता है। ठीक है, कॉर्न क्लच आजकल प्रयोग होना बंद हो गए हैं। इसमें क्या होता है, जो फ्रिक्शन लाइनिंग होती है वो कैसी होती है, कॉर्न आकार की होती है। आजकल कॉर्न क्लच का प्रयोग का सुधरा हुआ रूप क्या है, सिंक्रोनाइजर यूनिट है। ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट में इसका हम प्रयोग करते हैं। डॉग क्लच क्या होता है, जब दो शाफ्ट को आपस में एक दूसरे में लॉक करना होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, डॉग क्लच। ये अधिकतर आपको डायग्राम में स्पष्ट हो रहा है दोस्तों। ये क्या है आपका डॉग क्लच है, दो शाफ्ट को कनेक्ट करता है या लॉक करता है। ठीक है, और ये डॉग क्लच से जुड़ने वाले जो शाफ्ट होते हैं उनमें स्लिप नहीं होती। ठीक है, इसमें बिना स्लिप के ये दोनों चलते हैं, दोनों एक ही स्पीड में चलते हैं। ये आपको डॉग क्लच दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें 2 नंबर क्या है, ये स्लीव है, 1 नंबर क्या है, स्प्राइंट शाफ्ट है, 3 नंबर गियर है, चौथा नंबर क्या है, ड्राइव शाफ्ट है। जब 2 नंबर के स्प्रिंट को सरकार दिया जाता है तो क्या होती है, 2 नंबर की स्लीव के अंदर इंटरनल तीथ बने हुए हैं जो कि 3 नंबर के गियर से आके जुड़ जाते हैं, और ये दोनों के बीच में पावर ट्रांसमिशन होता है विदाउट स्लीपेज के, मतलब इसमें स्लिप नहीं होती। ठीक है, डायफ्राम स्प्रिंग क्या होगा, ये क्या होगा, कॉनिकल स्प्रिंग का सुधरा हुआ रूप है। ये देखिए डायग्राम स्प्रिंग दिया हुआ है, इसमें कॉनिकल स्प्रिंग या हेलिकल स्प्रिंग ना देखिए क्या करते हैं, रिलीज फिंगर लगे होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, रिलीज फिंगर। बड़े जो हैवी इंजन होते हैं, हैवी गियर बॉक्स या हैवी इंजन होते हैं, इसमें इस प्रकार के क्लच का प्रयोग किया जाता है। फ्लूट कपलिंग, फ्लूट कपलिंग क्या होती है दोस्तों, फ्लूट कपलिंग का प्रयोग, इसमें फ्लूट कपलिंग क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, फ्लूट कपलिंग क्या होती है, ये हमेशा आपके एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स के साथ प्रयोग की जाती है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लूट कपलिंग में एक और चीज याद रखना है, इसमें मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसमें पावर ट्रांसमिशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें 80% क्या भरा होता है, आपका ऑयल भरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों, फ्लूट कपलिंग का मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। तो फ्लूट कपलिंग होगी, इसमें ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर होते हैं। ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो है, ये आपका देखिए, ये जो भाग में रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कैसा है आपका, ये जो है ये सारा की सारा आपका ड्राइव मेंबर है। ठीक है, ये ड्राइव मेंबर, ये किससे चलेगा, आपकी क्लच बोल रहा हूँ, आपके फ्लाई व्हील या आपके इंजन से पावर लेगा। जबकि जो ये आपका ये वाला जो मेंबर, ये कैसा है, ये जो 3 नंबर का दिखा रहा है, ये कैसा है, ड्रिवन मेंबर है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में ये ड्रिवन मेंबर होगा, ये कहाँ से जुड़ा रहेगा, आपका क्लच से जुड़ा हुआ रहेगा। ये क्लच शाफ्ट या गियर बॉक्स की शाफ्ट से ये जुड़ा होता है। इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ होता है, जो आपको येलो करके दिखाई दे रहा हूँ दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पे क्या भरा होगा, आपका फ्लूट भरा होता है। इस हिस्से में कैसा भरा होता है, आपका फ्लूट भरा होता है। इसी फ्लूट से पावर का आपका ट्रांसमिशन करती है। कौन, आपकी फ्लूट कपलिंग इससे ही पावर का ट्रांसमिट करती है। ठीक है, इसमें याद रखना, इसमें क्या होती है, पंखे जैसी आकृति होती है। इम्पेलर से आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बुक में देखने को मिलेगा, जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, उसमें एक इम्पेलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इम्पेलर क्या होता है, ड्राइविंग इम्पेलर और ड्राइविंग इम्पेलर और ड्रिवन इम्पेलर। ठीक है, तो ये कुछ इम्पेलर क्या है दोस्तों, पंखे जैसी संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, इम्पेलर बोलते हैं। ठीक है, जब फ्लूट कपलिंग चलती है तो जो ड्राइव इम्पेलर उससे ऑयल टकरा के क्या आता है, ड्रिवन इम्पेलर में आता है, जिससे ड्रिवन इम्पेलर भी घूमने लगता है और पावर का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, फ्लूट कपलिंग में 2 सवाल हो गए आपके। ठीक है, ये कहाँ प्रयोग होगी, आपकी एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के साथ प्रयोग होगी, और कहाँ पे प्रयोग होगी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इसका प्रयोग किया जाता है फ्लूट कपलिंग का। ठीक है, अगला है सिलेंडर ब्लॉक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइपिंग। ठीक है दोस्तों, तो सिलेंडर ब्लॉक की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।